हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने चैप्टर जो लिक्विड स्टेट चल रहा है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, इस वीडियो में आज हमारा टॉपिक रहने वाला है एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, अर्थात पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग। देखो, इसके क्या अनुप्रयोग है। आपने बच्चों देखा होगा, जो हमारे बरसात की बूंदे होती है वो ज्यादातर मतलब गोल गोल रूप में होती है, गोलाकार होती है, या फिर आप बोल सकते हो चपटी गोलाकार, है ना। तो इसका रीजन क्या है, वो गोलाकार क्यों होती है। देखो, आप लोगों को मैं बता दूं, अपना जो मतलब कोई भी चीज होती है वो अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए क्या करती है, स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए अपने अकॉर्डिंग क्या करती है, आकार वगैरह ग्रहण कर लेती है। तो जो अपना गोलाकार आयतन होता है उसका क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी है ना, वो गोलाकार आयतन में उसकी ज्यादा होती है। इस वजह से वो गोल आकार ग्रहण करती है। तो ये गोल आकार ग्रहण जिसकी वजह से करती है वो किसकी वजह से करती है, अपने पृष्ठ तनाव है उसकी वजह से करती है, सरफेस टेंशन की वजह से करती है। तो जो वर्षा की बूंदे होगी या फिर मरकरी की बूंदे होती है वो गोलाकार होती है। क्यों होती है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। तो क्यों होती है, इसका कारण क्या है, क्योंकि स्वयं के क्षेत्रफल को न्यूनतम कर लेती है, जिसका कारण क्या बता दिया मैंने, पृष्ठ तनाव बता दिया, सरफेस टेंशन बता दिया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ है कि जो वर्षा की बूंदे या फिर जो मरकरी होती है उनकी बूंदे गोलाकार क्यों होती है, इसका रीजन क्या बता दिया मैंने, पृष्ठीय तनाव या फिर अपने सरफेस टेंशन की वजह से हो जाती है। तो आप लिखो इसका अनुप्रयोग, साथ साथ में लिख लो। हाँ, तो वर्षा की बूंदे, वर्षा की बूंदे, किसकी बूंदे, वर्षा की बूंदे। आप वर्षा की बूंदे बोल सकते हो साथ में, या फिर मरकरी की बूंदे भी बोल सकते हो, या फिर मरकरी, है ना, मरकरी की बूंदे, मरकरी की बूंदे क्या होती है बच्चों, गोलाकार होती है। क्यों, किस कारण होती है गोलाकार, ये गोलाकार होती है। क्यों होती है, किस वजह से होती है, पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। क्यों होती है, इसका रीजन क्या बता दिया मैंने, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। ऐसे छोटा सा रीजन लिख दोगे एक लाइन में। वर्षा की बूंदे अर्थात मरकरी की बूंदे गोलाकार होती है, किसके कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये सबसे कम क्षेत्रफल कर लेती है। अपना गोलाकार जो आयतन होता है ना, उसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किस में होता है, अपने गोलाकार रूप में होता है। तो दिए गए आयतन में सबसे कम क्षेत्रफल, सॉरी ज्यादा नहीं, सबसे कम क्षेत्रफल किसका हो जाता है, अपने गोलाकार आयतन होता है, गोलाकार जो रूप होता है उसका हो जाता है, इस वजह से, है ना। एक क्वेश्चन बच्चों आपके आ जाता है, फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास, क्या मतलब हुआ इसका, अग्नि चकाश बोलते हैं हिंदी में। आपको इंग्लिश में ज्यादा समझ में आएगा क्या, फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास। देखो, जो कांच होता है ना हमारे, वो उसके जो किनारे होते हैं वो तीखे होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, चुभ जाते हैं हमारे। तो वो चुभ चुभ जाए, इस वजह से बचाने के लिए, मतलब नहीं चुभे, इसके लिए क्या करते हैं, उसके किनारों को गर्म करते हैं, अर्थात पिघला लेते हैं हम। तो पिघला लेंगे तो वो क्या हो जाता है, गोलाकार हो जाता है, जिससे कि हमें चुभता नहीं है, वो चिकना हो जाता है। तो ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ना, जो प्रक्रिया कर रहे हैं, इसी को आप क्या बोल दोगे, अग्नि चकाश बोल दोगे। याद रह जाएगा, अपनी भाषा में लिख लो, मैं बता दूंगा ना, आप नोट कर लो, मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा, टाइम आपका लगना है और मेरा भी लगना है, तो इससे अच्छा मैं आपको लिखा दूं, समझ में आप लोगों के आ गया होगा कि कांच के तीक्ष्ण किनारों को पिघलाया जाता है, क्योंकि ये पिघलाने के कारण गोलाकार हो जाते हैं, जिससे कि चुभते नहीं है और चिकने हो जाते हैं, जिससे इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देंगे, अग्नि चकाश बोल देंगे, फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास बोल देंगे। लिख लोगे ये चीज, है ना, ये इसी का अनुप्रयोग आ जाता है। अगली बात आ जाती है, जैसे आपने केश नलिका सुना होगा, केशिकत्व है, केशिकत्व है। अपने जो पेड़ पौधे होते हैं, स्पेशली पेड़ होते हैं जो लंबे वाले, तो इनका क्या होता है, वाटर जो जाता है इनके अंदर, वो कैसे जाता है, ऊपर तक कैसे चला जाता है। ये केशिकाएं होती हैं पतली नलिका जैसी, केश नलिका होती, पतली पतली नलिकाएं, बहुत सारी नलिकाएं होती हैं, जिनकी वजह से क्या हो जाता है, पानी जाता है ऊपर। तो केशिकत्व के कारण दरवा क्या हो जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। तो ये रीजन किसकी वजह से चढ़ता है बच्चों, पृष्ठ तनाव की वजह से ही चढ़ता है। तो यहाँ पे अगली लाइन क्या लिख दोगे, पृष्ठ तनाव के कारण केशिक नलिका में या केश नलिका में दरवा ऊपर चढ़ जाता है या फिर नीचे भी उतरता है। दोनों प्रोसेस किसके कारण हो जाती है, अपने पृष्ठ तनाव के कारण हो जाती है। तो डायरेक्ट वहां पे क्वेश्चन आ सकता है, पेड़ पौधों में या पेड़ों के अंदर पानी ऊपर या नीचे कैसे चढ़ता है या उतरता है, तो उसका कारण क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव हो जाएगा। ठीक है, तो अगला आप क्या लिख लोगे, केश नलिका में, केश नलिका, केश तो है ना, केश नलिका में द्रव का ऊपर चढ़ना, या फिर दूसरा क्या बोल दोगे, नीचे उतरना, है ना, नीचे उतरना या चढ़ना या फिर उतरना, किसके कारण हो जाता है बच्चों, पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है, सरफेस टेंशन के कारण हो जाता है। ये काम किसकी वजह से होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। आ गया।
समझ में? हाँ, केश नलिका में द्रव का ऊपर चढ़ना या उतरना किसके कारण हो जाता है? अपने पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। देखो, ये केश नलिका में द्रव कब तक ऊपर चढ़ता है, इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है। कब तक ऊपर चढ़ता है? देखो, एग्जाम में आपकी डायरेक्ट पूछ भी सकता है। केश नलिका होती है, इसमें द्रव तब तक ऊपर चढ़ता है जब तक कि द्रव में प्रयुक्त ससंजक व आसंजक बल गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित न करे या फिर संतुलित न किया जाए, तब तक जाता है। मतलब कि जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाए, कौन? ससंजक बल और आसंजक बल किसके बराबर नहीं हो जाए? गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। ये तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो क्या हो जाएगा? सीधा सा मतलब इसका ये निकल जाएगा, जो ये ससंजक व आसंजक बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करेंगे। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे लिख लोगे किसके बराबर हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण के बल के। कौन? ससंजक। ऐसे शॉर्टकट में लिखोगे। ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? ससंजक या फिर आसंजक। आसंजक बल क्या होता है? मैंने कल आपको बताया था, कमेंट करके बताओ। अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट करके बताओगे मेरे को कि आसंजक बल क्या होता है। आसंजक बल या ससंजक बल ये किसके बराबर हो जाएंगे? गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। तब तक ये प्रोसेस चलेगी। कौन सी? केशिक वाली प्रोसेस। किसके बराबर हो जाएंगे? गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर इसको संतुलित करेंगे। सीधी सी बात ये होगी, है ना? ससंजक बल या फिर आसंजक बल ये किसके बराबर हो जाएंगे? किसको संतुलित करेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करेंगे। अर्थात इसके बराबर नहीं हो जाए तब तक ये प्रोसेस क्या रहेगी? चलती रहेगी। तो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया? केश नली के द्वारा ही पौधों के अंदर जड़ें होती हैं, उनके द्वारा जल ऊपर जाता है ना, केशित्व के कारण। तो केश नली क्रिया द्वारा ही पौधों की जड़ें जल ग्रहण करती है। ये मैंने आपको समझा दिया ना। उसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जैसे पृष्ठ तनाव होता है तो पृष्ठ तनाव के कारण ही वस्तु की सतह को नम कर देता है। द्रव होता है वो वस्तु की सतह को नम कर देता है, मतलब गीला कर देता है, मॉइस्चर कर देता है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आप ऐसे मतलब डायरेक्ट आया भी नहीं है कभी। बाकी इसका क्या है? ये इसका भी अनुप्रयोग है ये भी। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो मृदा के नम कण होते हैं वो पास पास रहते हैं, क्योंकि जल की पतली परत का पृष्ठ तनाव कम होता है। क्या होता है? जो जल होता है उसकी परत होती है, पतली परत होती है, उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम होता है। इस वजह से पृष्ठ तनाव के कारण ही मृदा के नम कण है वो क्या रहते हैं बच्चों? पास पास रहते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है ना। उसके बाद में अगला पॉइंट जैसे हम बात करें, जैसे गुरुत्व प्रभाव में हम पृथ्वी पर जो रहते हैं, मतलब तो हमने कई बार देखा है कि जो बूंदे होती हैं, मतलब पानी की छोटी छोटी, तो आंशिक बूंदे होती हैं वो गोलाकार में होकर थोड़ी चपटी हो जाती है, मतलब पूरी गोलाकार नहीं होती। तो ये क्यों हो जाती है ऐसा? इसका कारण क्या है? तो देखो, गुरुत्व प्रभाव में पृथ्वी पर द्रव की बूंदे आंशिक चपटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो गुरुत्वहीन क्षेत्र होता है ना, वहां पे अपने गुरुत्वाकर्षण बल कम पाया जाता है, या सॉरी ज्यादा पाया जाता है। गुरुत्वहीन क्षेत्र में तो पूरी गोलाकार हो जाएगी, लेकिन जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण पाया जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा? चपटी गोलाकार हो जाएगी। ये किसका कारण हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण का हो जाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो पूर्णतः गोलाकार हो जाएगी। ये भी बात आपको याद रख लेनी है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कुछ कीट होते हैं, बहुत ही छोटे हल्के होते हैं वजन में, वो क्या होते हैं? पानी की सतह होती है ना, मतलब पानी की बूंद होती है छोटी सी, उसके ऊपर चल लेते हैं। क्यों चल लेते हैं? उनमें द्रव्यमान तो बहुत कम हो जाता है ना, लेकिन जो पृष्ठ तनाव होता है ना, उसकी वजह से चल लेते हैं वो। तो इसका रीजन आपको मैंने क्या बताया? कुछ कीट होते हैं वो जल की सतह पर आसानी से चल पाते हैं, क्योंकि उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल जल के पृष्ठ तनाव से क्या होता है? कम होता है। इस वजह से चल पाते हैं, क्योंकि अगर पृष्ठ तनाव से ज्यादा हो जाएंगे तो वो डूब जाएंगे। इस वजह से इसका रीजन क्या है? उनका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान के कारण जो बल लगता है वो पृष्ठ तनाव से क्या हो जाता है? कम होता है। वो वजन में हल्के होते हैं और पृष्ठ तनाव क्या होता है? उसमें ज्यादा हो जाता है। इस वजह से, है ना। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रख लेने हैं और सुन लेने हैं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद में अगली बात मैंने क्या बताई? पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की तनी हुई झिल्ली पर ब्लेड अपने तैरने लग जाती है। इंपॉर्टेंट, ब्लेड तैरती है ना, आपने देखा होगा पानी में। आप छोड़ के देखना, जो हम रेजर के अंदर ब्लेड डालते हैं उसको आप देखना कि आप पानी पे ऐसे रखोगे हल्के से तो वो ऊपर तैरने लगेगी। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। क्या लिखोगे? पृष्ठ तनाव के कारण जो ब्लेड होती है वो पानी के ऊपर तैरती है ना। तो यहाँ पे लिख दो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण क्या लिख दोगे? द्रव की तनी हुई झिल्ली पर, पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की तनी हुई झिल्ली पर। झिल्ली मीन्स मेम्ब्रेन। झिल्ली पर ब्लेड क्या कर लेती है बच्चों? मेम्ब्रेन पे तैर लेती है। झिल्ली पर ब्लेड तैरने लगती है। किसके कारण? अपने सरफेस टेंशन के कारण। यहाँ पे आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में एक इंपोर्टेंट सा क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा इंपोर्टेंट, पूरा इंपोर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि कभी एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी कभी पूछ सकता है। जैसे कपड़ों
कपड़ों पर से हमें अगर चिकनी व गंदगी साफ करनी है तो साबुन अपमार्जक हम काम लेते हैं, तो वो क्यों काम में लेते हैं हम, इसका रीजन आपको पूछ लेता है। तो सीधी सी एक लाइन आएगी, कपड़ों पर से गंदगी व चिकनाई भी साबुन या अपमार्जक की उपस्थिति में पृष्ठ तनाव के कारण ही हटती है। तो ये जो गंदगी हटती है किसकी वजह से हटती है, पृष्ठ तनाव के कारण हट जाती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है ना। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद में जैसे टूथपेस्ट हो गए, लोशन वगैरह हो गए, बॉडी लोशन नहीं होते जो अपन लगाते हैं स्किन पे, तो इनमें भी कुछ पृष्ठ सक्रिय पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, आसानी से वो हमारे शरीर में फैलकर जो मेल वगैरह है उनको बाहर निकाल देते हैं, मेल नर्सी क्रियाएं करने में काम में आते हैं। ये अपने किसके यूज थे, अपने पृष्ठ तनाव के यूज थे, अनुप्रयोग थे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगला टॉपिक कौन सा हो गया, अपने अब स्टार्ट करेंगे श्यानता, विस्कोसिटी। श्यानता क्या होती है बताओ, जिसको आप किससे लिख दोगे, विस्कोसिटी। श्यानता का मतलब विस्कोसिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हो इसको, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब, श्यानता का मतलब क्या होता है, जो द्रव होते हैं उनमें बहने का गुण होता है, तो जो बहने का गुण है उसका जो विरोध करता है ना, वो किसकी वजह से होता है, श्यानता की वजह से होता है, विस्कोसिटी की वजह से होता है। तो द्रव में बहने का गुण पाया जाता है, तो इस बहने के गुण का जो विरोध करता है वो क्या होता है, अपने श्यानता होती है, विस्कोसिटी होती है। तो हम एक बात बोल सकते हैं ना, सभी द्रवों के वेग भी भिन्न भिन्न होते हैं, तो उनकी श्यानता भी क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न हो जाएगी। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ऐसे समझना है, जब द्रवों का प्रवाह होता है तो वह परतों के रूप में बहता है। मतलब आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, ऐसे कोई भी वीडियो के अंदर, कि जब कोई मतलब लहर आती है समुद्र किनारे या नदी के ऊपर, तो आपको ऐसे परत जैसी चलती हुई दिखाई देती है ना। आप इमेजिनेशन करके देखो, तो वो जो परतें बनती है ना, वो क्या है, एक परत बनती है, दूसरी परत बनती है, ऐसे बहुत सारी परतें बन जाती है। तो जितनी ज्यादा परतें बनेंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, बहने का गुण पाया जाएगा। मतलब जितनी परतें कम उतना ही कम बहेगा। ये तो सीधा सा सिंपल नियम हो गया है ना। तो जब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, जब द्रव का प्रवाह होता है तो वह परतों के रूप में होता है, तो इन परतों के मध्य एक घर्षण बल कार्य करता है, तो जो ये बहने के आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाता है, मतलब कि इनको जो बहने से रोकता है वो ही घर्षण बल है ना, वही क्या कहलाता है बच्चों, श्यानता कहलाती है, विस्कोसिटी कहलाती है। तो यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। तो द्रवों को बहने से रोकने वाला गुण ही क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है ना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोल दोगे, विस्कोसिटी। हाँ, तो द्रवों को बहने से रोकने वाला गुण ही क्या है, श्यानता। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिख दो, द्रवों को बहने से रोकता है या रोकती है कौन, श्यानता। इंपोर्टेंट बात यही है, द्रवों को बहने से रोकती है, तो ये क्या हो जाएगी, श्यानता हो जाएगी। तो जब द्रव का प्रवाह होता है तो विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है, तो जिन परतों के मध्य एक घर्षण बल कार्य करता है, जिसको हम क्या बोल देंगे, श्यानता बोल देंगे, जो कि क्या करता है, इसको बहने का प्रतिरोध करता है, उसको बहने नहीं देता। तो इसी को आप क्या बोल दोगे, इस घर्षण को क्या बोल दोगे, श्यानता बोल दोगे। मतलब सीधा सा ये हो गया, इनको बहने से रोक देना है, किनको, द्रवों को, लिक्विडों को। तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूं, जिन परतों के रूप में द्रव का प्रवाह होता है उन परतों को क्या कहा जाता है, ये इंपोर्टेंट बात आ जाती है। इन परतों को क्या बोल दोगे, मॉलिक्यूलर लेयर्स बोल दोगे, आणविक परत बोल दोगे। ये आपके एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक बात और बताई, जैसे जैसे परतें बढ़ती है वैसे वैसे परतों का वेग भी बढ़ता है, अर्थात द्रव में तरलता का गुण भी ज्यादा पाया जाता है, बहने का गुण भी ज्यादा पाया जाएगा, है ना। तो ये बात आप लोगों के यहाँ तक समझ में आ गई है ना। आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हो कि जिन मतलब परतों के रूप में जितनी ज्यादा परतें बढ़ेगी उसमें बहने का गुण उतना ही ज्यादा पाया जाएगा, अर्थात उसका वेग उतना ही ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे अपने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है श्यानता से, क्या, जिस द्रव्य की श्यानता अधिक होती है उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, स्टार लाइन, है ना। श्यानता ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, वेग कम, क्योंकि बहने को ही तो रोकती है श्यानता। तो स्टार लाइन लगा के लिखोगे यहाँ पे स्टार पॉइंट। अगला क्या, जिस द्रव्य की श्यानता अधिक होती है ना, जिस द्रव्य की श्यानता, कौन बच्चों, श्यानता। श्यानता को आप क्या लिख दोगे, विस्कोसिटी, है ना। जिस द्रव्य की श्यानता अधिक होती है, जिस द्रव्य की श्यानता अधिक होती है, अधिक होती है, उसका वेग कम होता है, क्या हो जाएगा, उसका वेग कम हो जाएगा। जिस द्रव्य की श्यानता अधिक होती है उसका वेग उतना ही कम होता है, उसका वेग उतना ही कम होता है, ठीक है, उसका वेग उतना ही कम होता है या कम होता है। मतलब जिसकी श्यानता अधिक उसका वेग कम, बहने के
प्रतिरोध को, है ना, जितना बहेगा उसको उतना ही प्रतिरोध करेगी। कौन? श्यानता। श्यानता बहने के गुण को क्या करती है? कम करती है। तो इसी को तो आप क्या बोल दोगे? श्यानता बोल दोगे। अब यहाँ पे आ जाता है बच्चों की श्यानता किसमें सबसे ज्यादा होती है? सर्वाधिक श्यानता वाला द्रव्य कौन सा है? अपन ने सुना होगा शहद होता है ना, 11वीं क्लास में दे रखा है बच्चों। शहद से भी ज्यादा आपने ग्लिसरीन होता है, वो क्या होती है? श्यानता ज्यादा होती है। ग्लिसरीन की शहद से भी ज्यादा क्या हो जाती है? श्यानता हो जाती है। तो अगर आपको दिया हुआ हो ऑप्शन में सर्वाधिक श्यानता वाला द्रव्य क्वेश्चन के अंदर अगर शहद हो और ग्लिसरीन नहीं हो तब तो शहद करना है। अगर ग्लिसरीन और शहद दोनों दे रखा हो तो किसको करोगे? ग्लिसरीन को करोगे। सॉरी फॉर दैट, सॉरी स्टूडेंट्स। आप लोगों के बात समझ में आ गई ना? सर्वाधिक श्यानता वाला द्रव्य। अगला पॉइंट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे मैं आपको लिखवा देता हूँ। सर्वाधिक श्यानता या विस्कोसिटी, सर्वाधिक श्यानता वाला द्रव्य कौन हो जाएगा? ग्लिसरीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा बच्चों? ग्लिसरीन हो जाएगा। ग्लिसरीन के बाद में कौन आ जाएगा? शहद, NAD। कौन आ जाएगा? मधुमक्खियों का जो शहद होता है ये आ जाएगा 2 नंबर पे। तो सबसे ज्यादा कौन है? ग्लिसरीन। कौन है बच्चों? ग्लिसरीन। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना? एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि देखो शहद भी गाढ़ा होता है, गाढ़ा होगा तो क्या हो जाएगा? कम बहेगा, तो इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपके आया हुआ है नीट के अंदर कि अपने 3 ऑप्शन दिए हुए थे, जल, शहद और पेट्रोल, इनमें सबसे ज्यादा श्यानता का क्रम किसमें है और सबसे कम वेग किसका है? ये दोनों क्वेश्चन आपके आए हुए हैं 2 बार एग्जाम में। किसका? जल का, शहद का और पेट्रोल का। इनमें श्यानता का क्रम भी पूछा है और वेग का क्रम भी पूछा है। तो यहाँ पे आपकी एक चीज समझ में है, जिसकी श्यानता अधिक होगी उसका वेग क्या होगा बच्चों? कम, मतलब उल्टा हो जाएगा, है ना, एक दूसरे के। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको दूं क्वेश्चन के अंदर कि किसमें सबसे ज्यादा श्यानता होगी और किसके अंदर वेग होगा, तो आप लोगों को सबसे पहले तो श्यानता का क्रम लिखना है। किसका? जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, है ना, विस्कोसिटी का क्रम, श्यानता का क्रम, ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी। किसके अंदर? जैसे मैंने बताया, जल हो गया, शहद हो गया, पेट्रोल हो गया, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा श्यानता किसमें हो जाएगी? शहद में हो जाएगी। शहद के बाद में बच्चों आपके जल आएगा, उसके बाद में पेट्रोल आ जाएगा। शहद के बाद में जल और उसके बाद में पेट्रोल, ये किसमें हो जाएगा? विस्कोसिटी में हो जाएगा। ये पेट्रोल है, लास्ट वाला क्या है बच्चों? पेट्रोल। हाँ, जो आप गाड़ियों के अंदर डालते हो ना। उसके बाद में बात करेंगे वेग का क्रम, वेग का क्रम। अब देखो इसी के अंदर बात करेंगे वेग का, तो जिसमें श्यानता ज्यादा है उसमें वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब पेट्रोल में वेग सबसे ज्यादा हो जाएगा। पेट्रोल, पेट्रोल के बाद में जल और जल के बाद में शहद, जल दोनों के बीच में आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी, है ना। इसको आप नोट करो, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। देखो एक आपकी क्वेश्चन आता है वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? जो मानक दूरी पर स्थित 2 पट्टों के मध्य जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को क्या बोल दोगे? वेग प्रवणता बोल दोगे। मतलब पानी की आप या जल की कोई 2 लेयर लेते हो, तो एक लेयर दूसरी लेयर पे क्या करती है? आगे खिसकती है, एक नीचे वाली लेयर पीछे खिसकती है, तभी तो क्या होता है? वो आगे चल पाती है। तो ये जो दोनों परतें हैं इनके बीच में जो वेग है, जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, वही क्या है? वेग प्रवणता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो मैं अभी आपको नोट करवाता हूँ, यहां तक आपने लिख लिया होगा, है ना। लिख लिया? हाँ, चलो आगे चलते हैं। अगला लिखो, वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, डायरेक्ट आपके डेफिनेशन दे सकता है। इस चैप्टर से आपको कैसा क्वेश्चन मिलेगा? आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलने वाला है, यहाँ से न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आएगा। हालांकि मैं आपको एक सूत्र लिखाऊंगा आगे, लेकिन वो आने वाला नहीं है। फिर भी हमारा काम तो लिखाना है ना, कि कुछ भी छूट नहीं जाएगा। तो मैंने क्या बताया? मानक दूरी पर स्थित, है ना, मानक दूरी पर स्थित 2 परतों के मध्य, किसमें? 2 परतों के मध्य वेग में परिवर्तन, है ना। मानक दूरी पर स्थित 2 परतों के मध्य, परत मीन्स लेयर, 2 परतों के मध्य जो वेग में परिवर्तन होगा। मानक दूरी पर स्थित 2 परतों के मध्य वेग में परिवर्तन, ठीक है, परतों के मध्य वेग में परिवर्तन, वेलोसिटी, है ना, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी। मानक दूरी पर स्थित 2 परतों के मध्य वेग में परिवर्तन को क्या कह दोगे? वेग प्रवणता कह दोगे। वेग में परिवर्तन को ही क्या बोल दोगे? वेग प्रवणता बोल दोगे, ठीक है। इसी को आप क्या बोल दोगे बच्चों? वेग
प्रवणता। इंग्लिश में क्या बोल दोगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोल दोगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। आगे बात हम वेग प्रवणता कहते हैं। एग्जाम में आ सकती है इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट, इसलिए आपको नोट करवानी बहुत ही जरूरी है। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। ये DIENT है ना, क्या है कि टी और डी एक जैसा लगता है, मैं लिखता हूँ तो ना, बाकी मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आपके फॉर्मूला आ जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है। क्या, दो परतों का जो संपर्क क्षेत्र होता है और उसके मध्य जो दूरी होती है उसको हम मतलब स्थायी अंतर बनाने के लिए प्रयुक्त बल होता है, उसका जो फॉर्मूला वो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। तो आपको लिखना है। अब मैंने आपको बताया श्यानता को किससे लिखते हैं ये नहीं बताया गया, नीटा से लिखते हैं। किससे, नीटा। ये क्या है, एन की तरह लिखना है ना, नीटा, इससे लिख देते हैं। तो इसका हमारे फॉर्मूला आ जाता है बल का, है ना, जो प्रयुक्त बल होता है ना, इनके परतों के मध्य जो बल लगता है उसका, तो उसका फॉर्मूला आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। हालांकि अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी मैं आपको लिखा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे एफ हो जाता है, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये तो एन ए, उसके बाद में ऊपर आ जाएगा डी यू अपॉन डी जेड। क्या आ जाएगा, ये डी यू अपॉन डी जेड। सब कुछ बताने वाला हूँ क्या 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 इसमें दिया हुआ है। ये देखो एफ इक्वल टू क्या हो गया, नीटा ए डी यू अपॉन डी जेड। डी यू अपॉन क्या है, डी जेड। ये डी यू अपॉन डी जेड क्या है बताओ, अभी मैंने आपको बताया यही क्या है बच्चों, वेग प्रवणता है। क्या है, वेग प्रवणता। इसको आप क्या बोल दोगे, डी यू अपॉन डी जेड को क्या बोल दोगे, वेग प्रवणता। तो मैं आपको सारा लिखवा देता हूँ यहीं पे, डी यू अपॉन डी जेड, ये क्या है, वेग प्रवणता। इसका तो आपको समझ में आ गया। एफ क्या है, एफ यहाँ पे बल है। कौन सा बल है बच्चों, जो परतों के मध्य जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और उसके बाद में एन क्या है, एन नीटा, एन सॉरी मतलब नीटा समानुपातिक स्थिरांक है, जिसको श्यानता स्थिरांक कह देते हो, या फिर यही क्या है बच्चों, श्यानता है। तो यहाँ पे एन क्या है, मतलब एन जैसा दिख रहा है ना नीटा, ये क्या है, श्यानता स्थिरांक है। इसी को आप क्या बोल दोगे, समानुपातिक स्थिरांक। इसको आप क्या बोल दोगे, श्यानता स्थिरांक। हाँ, आगे बात समझ में, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। एफ क्या है यहाँ पे, बल। ए क्या है, एरिया। क्या है, ए क्या है यहाँ पे, क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, एरिया है। यहाँ पे आप लोगों की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एफ क्या है, फोर्स मीन्स बल है। तो आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा ना। उसके बाद में बात आ जाती है यहाँ पे श्यानता का मात्रक यूनिट की, तो वो भी यहाँ पे साथ में लिख लेते हैं ना, मात्रक। मात्रक मीन्स यूनिट्स। देखो श्यानता का सीजीएस पद्धति और एसआई पद्धति दोनों के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, मात्रक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सीजीएस पद्धति है, इसके अंदर हम मात्रक की बात कर लेते हैं। सीजीएस पद्धति में डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। कितना हो जाता है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर सेकंड। तो ये तो किसके अंदर हो जाएगा, सीजीएस में। डाइन सेंटीमीटर लिखो ऐसे, डाइन, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, सेकंड, टाइम सेकंड, डाइन सेंटीमीटर की पावर -2 सेकंड। यहाँ पे डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड भी आप बोल सकते हो। उसके बाद में एसआई पद्धति के अंदर क्या हो जाएगा, आप डाइन सेंटीमीटर को क्या बोल दोगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड बोल दोगे। आगे बात समझ में। तो उसके बाद में एसआई पद्धति है, इसके अंदर क्या बोल दोगे बच्चों, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड बोलते हो, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल दोगे, न्यूटन। सेंटीमीटर किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। ऊपर -2 फिर सेकंड ऐसे का ऐसा। यहाँ पर आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। उसको आप चाहो तो पास्कल में भी चेंज कर सकते हो, पास्कल सेकंड हो जाएगा। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पास्कल। इसको आप क्या बोल दोगे, पास्कल। सेकंड का सेकंड रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्कल सेकंड हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई है ना। तो ये क्या हो गए, इसके मात्रक हो गए, यूनिट हो गए। छापो। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जो श्यानता होती है इस पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा विस्कोसिटी के ऊपर। ऐसे बताओ, पृष्ठ तनाव था, सरफेस टेंशन, उस पे ताप का क्या प्रभाव पड़ा था। ताप बढ़ने पे विस्कोसिटी क्या होगी। ऐसे ही हमने पृष्ठ तनाव में देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तब पृष्ठ तनाव में क्या फर्क देखा आपने, क्या चेंज आया। श्यानता पर ताप का प्रभाव, सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। देखो तापमान बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, श्यानता में कमी आएगी।
क्यों आएगी? क्योंकि अणुओं के मध्य जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनका वेग है वो बढ़ जाएगा। अगर वेग ही बढ़ गया तो श्यानता तो अपने आप कम हो गई, क्योंकि वेग की उल्टी होती है ना, जितना वेग ज्यादा श्यानता उतनी कम। यही तो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे तापमान का प्रभाव देखोगे, सबसे पहले टेम्परेचर का, क्या ताप का प्रभाव किस पे? श्यानता पे। तो पहले हेडिंग डालो श्यानता पर, किस पे? श्यानता पर, मतलब विस्कोसिटी, श्यानता पर ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव? ताप का प्रभाव। पहली लाइन तो ये लिखोगे, ताप बढ़ने पे श्यानता क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे, ताप मीन्स टेम्परेचर, ये बढ़ने पे श्यानता, श्यानता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सबसे पहली लाइन तो आपको बस इतनी ही याद रखनी है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तापमान इंक्रीज होगा तो श्यानता क्या हो जाएगी? डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज, विस्कोसिटी डिक्रीज। ये बात आपके समझ में आ गई। रीजन क्या बताया? टेम्परेचर बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे परतों के मध्य उपस्थित अंतराण्विक बल है उसमें भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो इसके कारण जो द्रव है उनके परत है, द्रवों की परत है, उनमें वेग बढ़ जाएगा। बस इतना याद रखना आपको। इसका आपको मतलब रीजन मैंने बता दिया है, क्या गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना तापमान बढ़ने से। कारण भी लिख लो साथ में, जिससे कि आपको याद रह जाएगा ना। कारण क्या? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इसको आप क्या बोल दोगे बच्चों? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो अंतराण्विक अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो गई? बढ़ गई। तो उनके मध्य अंतराण्विक बल है वो क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, तो ये ऊर्जा बढ़ गई तो अंतराण्विक बल क्या हो गया? कम हो गया। अंतराण्विक, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, अंतराण्विक बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर अंतराण्विक बल कम हो गया तो इसके अंदर वेग है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो द्रवों का वेग क्या हो जाएगा? अतः यहाँ पे क्या लिख दोगे? अतः द्रवों का वेग बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें आप लिख लो, कारण वगैरह सब मैंने आप लोगों को नोट करवा दिया है ना। उसके बाद में आप लोगों के यहाँ से क्या समझ में आया? जो श्यानता है वो ताप पे निर्भर कर रही है कि नहीं कर रही है? क्वेश्चन आता है कि श्यानता निम्न में से किस पे निर्भर नहीं करती। उसमें एक ऑप्शन होगा तापमान, तो तापमान पे निर्भर करती है या नहीं करती। या फिर ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि श्यानता किस पे निर्भर करती है, तो तापमान हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखा है कि द्रव है उसकी प्रकृति पे भी निर्भर करेगी। कैसे? अगर द्रव कोई लिक्विड है वो गाढ़ा है या फिर जैसे पतला है तो उसकी प्रकृति पे भी निर्भर कर रही है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आ जाता है ना कि श्यानता किस पे निर्भर करती है? तो श्यानता द्रव की प्रकृति पे निर्भर करती है और किसके ऊपर बताया मैंने? तापमान पे। श्यानता किस पे? द्रव की प्रकृति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। द्रव की नेचर, नेचर ऑफ लिक्विड है ना। द्रवों की प्रकृति वह ताप पर निर्भर करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, निर्भर करती है। क्या? श्यानता द्रव्यों की प्रकृति व ताप पर निर्भर करती है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। अगर द्रव्य में कोई अन्य पदार्थ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? सीधा सा मतलब ये है कि श्यानता है वो बदल जाती है। क्या? द्रव्यों में अगर कोई पदार्थ मिलाएंगे तो श्यानता क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर पानी के अंदर आप शहद मिला देते हो तो क्या हो जाएगी? श्यानता बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर शहद के अंदर पानी मिला दोगे तो श्यानता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या समझ में आया? अगर द्रव्य में कोई भी लिक्विड मिलाते हैं, हम एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिलाते हैं तो श्यानता क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ये बात यहाँ से निकल के आ जाती है ना। तो मैं आपको लिखा दूं यहाँ पे अगला पॉइंट है ना, द्रव्यों के अंदर, या फिर बता दिया मैंने, आप नोट करो ना जैसा जैसे मैंने बताया। हाँ, यहाँ तक आपने नोट किया। एक क्वेश्चन आता है आपके बच्चों, यदि जल में आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक कौन कौन से? जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सारे क्या है? आयनिक यौगिक है। जब इनको जल में डालते हो, वाटर में डिजोल्व करते हो तो ये Na+Cl- में टूट जाते हैं, मीन्स ये आयन्स में टूट गए। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आ जाता है, यदि जल में आयनिक यौगिक जैसे कि NaCl मिलाएं तो श्यानता में क्या फर्क पड़ता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया। तो मेरे बताने से पहले आप लोग मेरे को बताओगे कि क्या फर्क पड़ता है। अगर जल में आप आयनिक यौगिक मिलाते हो जैसे कि NaCl, तो क्या हो जाएगा? क्या चेंज मिलेगा आपको? श्यानता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी? कथन करने वाले क्वेश्चन में, कथन और करने वाले क्वेश्चन में, कथन कारण वाले क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा है ना। तो मैंने क्या बताया, यदि जल में आयनिक यौगिक जैसे NaCl मिलाएं तो श्यानता में कमी आती है, जबकि जल में सहसंयोजी यौगिक जैसे शर्करा या बहुलक मिलाने पर श्यानता बढ़ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, नीट के अंदर बहुत बार। तो सीधा सीधा लिखो है ना। क्या क्या लिखोगे? यदि जल में, किसमें? जल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि
जल में आयनिक यौगिक, यदि जल में आयनिक यौगिक, यदि जल में आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक के ब्रैकेट में लिख सकते हो बच्चों आप NaCl, NaCl, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड है ना। आयनिक यौगिक मिलाएं तो, आयनिक यौगिक मिलाएं तो क्या हो जाएगा, श्यानता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कमी आएगी। मिलाएं तो श्यानता, विस्कोसिटी, मिलाएं तो श्यानता में कमी, ये इंपॉर्टेंट है। यदि जल में, किसमें, जल में आयनिक यौगिक, इंपॉर्टेंट बात है, आयनिक कंपाउंड्स मिलाने पे क्या हो जाएगा, श्यानता में कमी आएगी। लेकिन बात करें सहसंयोजी यौगिक होगी, अगर सहसंयोजी यौगिक जैसे कि अपनी शर्करा हो गई या बहुलक हो गए, ये मिलाने पे क्या हो जाएगा, श्यानता बढ़ जाएगी। डबल स्टार पॉइंट लगा लेना। हाँ, तो श्यानता में कमी तथा, तथा क्या, तथा अगर श्यानता में कमी आती है, जबकि हाँ तथा क्या बोल दोगे, सहसंयोजी यौगिक है ना, तथा जल में सहसंयोजी कोवेलेंट कंपाउंड्स है ना, सहसंयोजी कोवेलेंट कंपाउंड्स है ना, सहसंयोजी यौगिक, साथ साथ में लिख सकते हो। सहसंयोजी यौगिक मिलाने पे, सहसंयोजी यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं, सपोज दैट शर्करा हो गई या फिर अपने बहुलक वगैरह हो गए है ना, बहुलक है ना, क्या हो गए, बहुलक हो गए। तो ये यौगिक मिलाने पर, क्या, मिलाने पर या मिलाए तो, मिलाने पर श्यानता बढ़ जाती है। क्या हो जाता है बच्चों, श्यानता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाती है। श्यानता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे श्यानता में क्या आ गई थी, कमी। कब, जब सहसंयोजी यौगिक मिलाया तब तो बढ़ गई, अगर आयनिक यौगिक मिलाया तो घट गई। यहाँ पे आप लोगों के ये चीज समझ में आ गई है ना। आप श्यानता का मेजरमेंट कैसे करोगे, श्यानता का मापन कैसे करोगे, इसका अपेक्षिक श्यानता है उसका मान कैसे निकालोगे, ये निकाला किसने था या फिर कौन से उपकरण से निकालते हैं, ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है ना। तो अगली हेडिंग यहाँ पे क्या डाल दोगे, श्यानता का मापन, मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या, श्यानता का मापन। बच्चों मापन किसके द्वारा करोगे, अपने एक ओस्टवाल्ड या फिर विस्कोमीटर होता है उसके द्वारा आप निकालोगे। तो श्यानता का मापन किसके द्वारा करोगे, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर के द्वारा है ना। इसको क्या बोल दोगे, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर है ना। दूसरा नाम क्या है इसका, विस्कोमीटर नाम से ही पता चल रहा है। तो यहां तक आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। अब इसका अपेक्षिक श्यानता का सूत्र है, वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे, तो वो मैं आपको लिखवा देता हूं। अपेक्षिक श्यानता, अपेक्षिक श्यानता देखो कैसे निकालोगे अपेक्षिक श्यानता। यहां से मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूं, जो कि आपको भी क्या करना है, याद रखना है। देखो श्यानता को हमने किस लिए लिखा, किससे लिखा, नीटा से। तो ये नीटा 1, ये नीटा 2 इक्वल के अंदर देखो ये दो हो गए ना, एक तो द्रव हो गया, एक दिया गया द्रव, और एक क्या हो जाएगा, जल है ना। N1 क्या हो जाएगा, जल, मतलब नीटा 1 क्या हो जाएगा, जल। नीटा 2 क्या हो जाएगा, जो लिक्विड है हमें दिया हुआ होगा उसकी श्यानता। तो नीटा 1 अपॉन नीटा 2 किसके इक्वल हो जाएगा, अपने T1 और ये D1। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 D2। अब बताओ T1 D1 क्या है और ये T2 D2 क्या है। देखो यहाँ पे आप लोगों को पहले ही पता चल गया होगा है ना। D मीन्स डेंसिटी, क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D मीन्स डेंसिटी, घनत्व। अब D1 की बात करेंगे मतलब जल, पहले वाला जल T1, ऐसे ही टाइम मीन समय, तो दिए गए द्रव्य के प्रवाह में लगा समय, ऐसे ही क्या हो जाएगा T2 और T1 क्या हो जाएगा, जो जल के प्रवाह में लगा समय। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ 1 बाय 1। देखो सबसे पहले तो नीटा 1 लिख लो। ये नीटा 1 क्या हो जाएगा बच्चों, ये जल का हो जाएगा, किसका, जल की श्यानता, किसकी, जल की श्यानता। ये तो हो गई जल की श्यानता। ऐसे ही नीटा 2 क्या हो जाएगी, ये अपने दिए गए द्रव्य की श्यानता। ये देखो N2 क्या होगी, दिए गए द्रव्य की श्यानता है ना, जल के अलावा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिए गए द्रव्य की श्यानता। उसके बाद में देखो T1 क्या हो जाएगा, अपने जो जल है उसके प्रवाह में लगा समय। T1 क्या हो जाएगा, जल के प्रवाह में लगा समय, जल के प्रवाह में लगा समय। ऐसे ही T2 क्या हो जाएगा, दिए गए द्रव्य के प्रवाह में लगा समय। T2 क्या हो जाएगा, दिए गए द्रव्य के प्रवाह में लगा समय है ना। T2 दिए गए द्रव्य के प्रवाह में
लगा समय। ऐसे ही अपने D1 क्या हो जाएगा, जल का घनत्व है। D1 क्या है, जल का घनत्व है। D2 क्या हो जाएगा, दिए गए द्रव्य का घनत्व है, दिए गए द्रव्य का घनत्व है, दिए गए द्रव्य का घनत्व है। यहां तक आप लोगों के बात समझ में आ गई है ना। उसके बाद में लास्ट एक छोटा सा टॉपिक और है हमारे पास में, तरलता। तरलता आपको नाम से ही पता चल रहा है, फ्लूइडिटी, मतलब जो श्यानता होती है इसका उल्टा। श्यानता का उल्टा कैसे, मतलब जो द्रव बहता है, द्रव में बहने का गुण क्या कहलाता है, तरलता कहलाता है। मतलब श्यानता का व्युत्क्रम ही क्या कहलाएगा, तरलता कहलाएगा। इसको आप लिखते किसी हो, अपने फाई से लिख देते हो, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तरलता के इक्वल 1 श्यानता। बस काम खत्म। आई बात समझ में। हाँ, अगला पॉइंट क्या लिखोगे अपने, तरलता, फ्लूइडिटी। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो वीडियो को पीछे करके 10 सेकंड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। आज हमारे चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारा ऐप है उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे के सारे नोट्स यहाँ मिल जाएंगे, ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो अगला पॉइंट आपने क्या लिखा बच्चों, तरलता। तरलता को आप क्या बोल दोगे, फ्लूइडिटी। क्या बोल दोगे, फ्लूइडिटी। मतलब मैंने आपको क्या समझाया, श्यानता का व्युत्क्रम। फ्लूइडिटी का मतलब श्यानता का व्युत्क्रम। श्यानता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, आपने तरलता कहलाता है। इसको तरलता को आप लिखते किससे हो बच्चों, फाई से। किससे लिख दोगे, फाई से लिख दोगे। तो यहाँ पे तरलता का सूत्र क्या निकल के आ जाएगा, तरलता इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 श्यानता। क्या आ जाएगा, 1 श्यानता। अब मैंने आपको क्या बताया, तरलता को किससे लिखते हो आप, फाई से। तो यहाँ पे 1 क्या आ जाएगा, नीटा। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई तो उसके बाद में अपना चैप्टर क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर से आपको अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं कल अपने नया चैप्टर सॉलिड स्टेट के साथ में। तब तक पढ़ते रहो, मत रहो। कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।